जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान यानी क्लास 10 साइंस से हम लोग 7 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों पे बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो 7 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिक्सअप प्रश्न है, तो उनको आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए ताकि वह उतनी ही धारा ले। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले नंबर यहाँ पे ये समझना है। इसमें कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहले इसको समझ लीजिए। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर वो अपनी लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर वो अपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर वो ताप पर भी निर्भर करता है। देखिए, आप अगर बात करें लंबाई पर, तो अगर किसी चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, अर्थात प्रतिरोध और लंबाई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात तार की मोटाई, तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसमें प्रतिरोध उतना कम होगा, और तार जितना पतला होगा उसमें प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर बात करें कि चालक पदार्थ, इसमें क्या होता है कि अगर इसका ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। और उसी तरह इसका उल्टा होता है अचालक में, उसमें क्या होता है कि अगर उसका ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो दरअसल इसमें सिर्फ चालक की बात हो रही है, तो आप इसमें 3 इसके लिख सकते हैं कि पहला नंबर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला इसमें ताप पर भी निर्भर करता है, यानी अगर चालक तार का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये इन 3 बातों को आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अब आइए इसमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब है जो 80 वोल्ट पर काम कर रहा है, और जब 80 वोल्ट से उसे जोड़ते हैं तो उसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अगर उसी बल्ब को 240 वोल्ट से जोड़ा जाए और उसके श्रेणी में कितना प्रतिरोध जोड़ें ताकि उतनी धारा का मतलब 10 ही एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। तो पहले नंबर यहाँ पे हम 80 वोल्ट पे इसका प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें 80 वोल्ट, यानी वोल्टेज दिया हुआ है 80 वोल्ट, ठीक है, V का मान 80, और इसमें करंट I बराबर दिया है 10 एम्पीयर। तो हम पहला नंबर इसमें निकालते हैं, इसका प्रतिरोध इसमें क्या होगा। तो इस टाइम इसका प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो हम जानते हैं फार्मूला होता है V बराबर IR। तो यहाँ से V का मान कितना आ जाएगा, V का मान आ जाएगा 80 बराबर I का मान हो जाएगा 10 इंटू R निकालना है। इसको कैंसिल करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 10 आठे 80 यानी 8 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब कहा जा रहा है किसी 8 ओम के प्रतिरोध को अब हमको क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है 240 वोल्ट से। अब सवाल वाला ये जानना चाहता है कि इसके श्रेणी क्रम में, जैसे मान लीजिए 8 ओम का प्रतिरोध है, तो कह रहे हैं इसके श्रेणी क्रम में कोई R डैश प्रतिरोध है, कितना जोड़ दें ताकि उतनी धारा प्रवाहित हो। उतनी धारा का मतलब इसमें जो करंट है वो 10 ही एम्पीयर हो, ये जानना चाहता है। तो आइए इसको हम जानते हैं, फार्मूला हम जानते हैं। अगर यहाँ पे हम जानते हैं V बराबर होता है IR, यहाँ पे लिखेंगे पुनः इसी फार्मूले का यूज करने पर पुनः। तो यहाँ पे V की बात करेंगे तो जाएगा 240, धारा वही 10 एम्पीयर। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस R डैश, ठीक है। इसको इधर से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 24 ओम, 24 मतलब ओम नहीं होगा, फिर हो जाएगा 24 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस R ओम, ठीक है। इसको उठा के इधर भेजिएगा तो R डैश बराबर हो जाएगा 24 माइनस 8, तो R डैश बराबर आ जाएगा 16 ओम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रतिरोध जो बल्ब है, अगर उसमें हम 16 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे और 240 वोल्ट जोड़ेंगे तो उसमें धारा का जो मान होगा वो 10 एम्पीयर ही होगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 16 ओम आ रहा है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। इसमें कह रहा है कि एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है, यानी लिखा हुआ है। यदि यह 3 घंटे के लिए कार्य करता है तो प्रयुक्त ऊर्जा तथा इसमें धारा की गणना करिए।
तो पहला नंबर आपको बता दें कि किलोवाट घंटा क्या है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक है। यानी कहने का मतलब जो हमारे घरों में मीटर लगता है, जो बिजली वाला मीटर होता है, दरअसल वो बिजली का मापन किलोवाट घंटा में ही करता है, या फिर एक मात्रक इसका और होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको शॉर्टकट में यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें किलोवाट घंटा क्या है, तो किलोवाट घंटा में आप लिखेंगे कि यह विद्युत ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रक है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में विद्युत अर्थात बिजली का मापन करते हैं इसके माध्यम से। अगला इसमें कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो आपको ध्यान देना है कि 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁶ इतने जूल के बराबर होता है, ये ध्यान देना है आपको। अब इसमें कह रहा है कि एक विद्युत कितली है, वो क्या कर रहा है, उसमें वोल्टेज जो है V का मान वो 220 दिया है। ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। एक विद्युत कितली है जिसका वोल्टेज 220 है और उसमें जो शक्ति है यानी पावर जो है वो 2.2 किलोवाट है। अगर इसको वाट में चेंज करेंगे तो के का मतलब होता है 1000, गुणा कर देंगे तो यह आएगा 2200 वाट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वो 3 घंटे यानी टाइम भी दे दिया है, 3 घंटे तक वो काम कर रहा है। तो बताइए उसमें कि कितनी ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, W बराबर होता है, यहाँ पे ये होता है VIT, ये होता है W बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर देखिए VI, इसको लिख सकते हैं हम लोग, आप जानते हैं P बराबर पढ़े होंगे VI होता है। ठीक है, तो VI की जगह हम लिख सकते हैं P इंटू T यानी आपका ये टाइम है। ठीक है, तो W बराबर जाएगा P का मान कितना है, पावर कितनी दिया है 2200। ठीक है, इंटू टाइम, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम 3 घंटे। अच्छा, घंटे को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आप इसमें 3600 का मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो 3600 का मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा वो फाइनली देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसको मैं तरीका बता दे रहा हूँ। इसको 22 को अलग कर लीजिए, 22 गुणे ये 3 गुणे फिर इधर लिख लीजिए 36। अब इधर देखिए 2 जीरो इधर बच रहा है, 2 जीरो इधर बच रहा है, तो इसको 4 जीरो हो जाएगा, 10⁻4 लिख दीजिए। अब देखिए इसका हो जाएगा W बराबर 22 3 या 66, 66 गुणे 36 गुणे 10⁻4 और ये जूल में आएगा। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेना है। अब इसमें से कह रहा है कि धारा का मान बताइए। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है P बराबर होता है VI। तो अगर हमको I बताना है तो I बराबर लिख सकते हैं P/V। तो P का मान कितना है, तो P का मान अभी हमने लिखा है 2200/V का मान 220। इसको काटेंगे 10 बार में जाएगा, तो I का जो मान आएगा वो आएगा 10 एम्पियर। उम्मीद करूँगा ये भी हमारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताइए। यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा दर्पण है। तो मैं मान लेता हूँ लिख सकते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, दर्पण पता होगा तभी तो हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी ये H का मान दिया हुआ है। H या इसी को आप लोग O भी कह सकते हैं। तो ये 0 नहीं O है। ये H का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसकी फोकस दूरी निकालेंगे तो हम जानते हैं R बराबर होता है F/2, सॉरी F बराबर होता है R/2। तो यहाँ से अगर F की बात करेंगे तो R का मान कितना दिया है 30/2, कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा 15। तो F का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें से कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे थे, यानी U का भी मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और U तो हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। और इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, इसमें पहला नंबर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान बताना है। अगला नंबर कह रहा है कि प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब इसमें आभासी बनेगा, कैसे बनेगा ये बताना है। दूसरा नंबर इसमें प्रतिबिंब का आकार अर्थात H' भी बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए ये पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला निकालेंगे, या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U यहाँ से। तो 1/F बराबर V का मान, अच्छा 1 मिनट, V का मान तो हमको निकालना ही है ना। तो यहाँ से हम
इसको उठा के इधर भेजेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/f का मान कितना रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/15, फिर माइनस 1/u का मान माइनस का 20। तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/15 और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। ठीक है, तो 1/v बराबर हो जाएगा, इनके बीच लिख सकते हैं 15 × 20, या फिर इनके बीच कैल्शियम निकालेंगे, वैसे 60 आना चाहिए। तो अब 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस का 20 और यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा प्लस का 15। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा माइनस का 5/15 × 20। तो 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60, यानी v का मान कितना आ गया, तो v का मान निकालेंगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो v का मान -60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें एक बात तो ये कन्फर्म है कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, दर्पण से पहले बनता है और उल्टा बनता है, ये ध्यान देना है। इतनी बातें। अब हमको क्या करना है, एच डैश बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है H/H बराबर होता है -v/u। ठीक है, तो यहाँ से चलिए एच डैश निकालना है, इसका इधर गुणा कर दीजिएगा तो एच डैश बराबर हो जाएगा -v/u × h। तो एच डैश, चलिए v का मान कितना है, तो v का मान दिया हुआ है, माइनस लगाएंगे, इसका मान दिया हुआ माइनस का 60/u का मान दिया हुआ है माइनस का 20। तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60। तो एच डैश जो आ रहा है ये आ रहा है माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दरअसल जो माइनस आया है, माइनस ये बताना चाहता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, ये ध्यान देना है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, और कह रहा है दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा इसमें संपूर्ण धारा का मान बताइए। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे दरअसल कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में किन्हीं 2 लाभ को बताइए। तो पहला लाभ ये है कि अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या किसी भी विद्युत उपकरण को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो सभी विद्युत उपकरण क्या करते हैं, समान वोल्टेज प्राप्त करते हैं। यानी जितना वोल्टेज सोर्स हम उसमें ऐड करेंगे, पूरा का पूरा वोल्टेज सभी को समान मिलेगा, ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये होता है कि अगर इसमें कोई एक भी उपकरण ख़राब हो जाता है तो किसी अन्य उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा होगा कि अगर उसमें कोई एक उपकरण ख़राब हो जाता है या फिर एक तार कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सारे उपकरण बंद हो जाते हैं, अगर श्रेणी क्रम में ऐड हैं तो। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में अगर मान लीजिए एक आध जैसे 3 बल्ब हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, अगर उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो 2 बल्बों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है। श्रेणी क्रम में अगर 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी जो 2 बल्ब हैं वो भी बंद हो जाते हैं। फ्यूज नहीं होते हैं, वो भी ऑफ हो जाते हैं, उसमें भी करंट नहीं जाती है। तो अब इसमें यहाँ पे आपको ये परिपथ दिया गया, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में आपको धारा का मान बताना है। तो पहले आइए इसको हम यहाँ से, इसमें संपूर्ण धारा और प्रत्येक में धारा की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे संपूर्ण धारा यानी I का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध पहले निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर R1 का मान 8 प्लस R2 का मान 12 प्लस R3 का मान 24। अब यहाँ से 1/R बराबर, अगर हम बात करें इनके एलसीएम की तो इनका एलसीएम 24 ही आएगा। ठीक है, तो 8 3 24 3 आएगा प्लस 12 दूनी 24 2 आएगा, 24 से कन्नम 24। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर ऊपर हो जाएगा 6/24। तो इसको कैंसिल करेंगे, 6 × 24 R बराबर आ जाएगा 4 ओम। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो आ रहा है 4 ओम। अगर अब बात करें इसमें करंट I की बात, तो I बराबर हम जानते हैं V/R होता है। तो V का मान कितना दिया है 8 और R का मान 4। इसको कैंसिल करेंगे तो I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी कहने का मतलब यहाँ से जो करंट निकल रही है वो 2 एम्पियर करंट निकल रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक में धारा का मान बताइए, नहीं I1 बताइए, I2 बताइए, I3 बताइए। तो आपने पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध को समान वोल्टेज मिलता है। अगर यहाँ पे मैं 8 वोल्ट ऐड कर रहा हूँ तो इसको भी 8 वोल्ट ही मिलेगा, इसको भी 8 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 8 वोल्ट। तो यानी तीनों प्रतिरोधों को समान वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पे समान वोल्टेज मिल रहा है तो इसमें हम धारा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हम बात करें I1 की,
तो I1 बराबर होता है V/R1। आपने पढ़ा होगा जब इसका श्रेणी समांतर का डेरिवेशन पढ़ा होगा। तो I1 अगर निकालेंगे तो V का मान कितना है 8, और यहाँ पे R1 भी दिया हुआ है 8। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 एम्पियर। I1 का मान आ गया 1 एम्पियर। उसी तरह अगर हम बात करें I2 की, तो I2 में यहाँ पे देखिए ये वाला इसमें निकालना है। तो I2 बराबर होता है V/R2। तो V का मान कितना दिया 8, R2 का मान दिया हुआ है 12। तो इसको 4 दुनिया 8, 4 तिहाई 12, यानी 2/3 एम्पियर। ठीक है। उसी तरह अब हम निकालेंगे I3। तो I3 बराबर भी होता है I3 बराबर होता है V/R3। तो V का मान 8 वोल्ट है, R3 का मान 24 है। तो 8 का नाम 8 3 24। तो यहाँ से आएगा 1/3 एम्पियर। तो हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर दी। इसमें कुल धारा भी पूछा था, यानी संपूर्ण धारा, तो वो 2 एम्पियर आया। और इसमें सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा पूछ रहा था, उसको भी मैंने निकाला। तो पहले में 1 एम्पियर, दूसरे में 2/3 एम्पियर, तीसरे में 1/2 एम्पियर। तो सारा कुछ हमने इसमें बता दिया। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।